फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में, जो कि हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस साल का 1 फरवरी 2023 को बजट पेश किया हुआ है। और इस बजट में जो खास बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बजट तो बहुत बड़ा है। बजट करीब करीब 60 से 70 पन्नों का है जो संसद में पेश किया गया है। तो हमने इस बजट में मुख्य जो बातें ली हैं वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ली हैं, जो परीक्षा में आएंगे क्वेश्चन। ज़्यादातर ऐसी योजनाएं हैं जो क्वेश्चन सीधे तौर पे पूछे जा सकते हैं। हम उस योजनाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं, चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक करिए, पसंद आए शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे बटन दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो आपको पहले प्राप्त हो, ठीक है। हम की बात करें बजट, ये 2023 का बजट है और ये बजट 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था संसद में। बजट के सार की अगर बात की जाए यहाँ पे कि बजट का सार क्या है, तो बजट का सार है अमृतकाल का ये पहला बजट है। अब अमृतकाल का पहला बजट है, इसका क्या मतलब होता है? आपको याद हो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है। इसके 100 साल कब हो रहे हैं? 15 अगस्त 2047 में। इस साल का कौन सा बजट है? 2023-24। अब देखा जाए तो अमृतकाल का बजट किसको बोलते हैं? 25 साल को। जो 25 साल होता है उसको अमृतकाल का बजट बोलते हैं। मतलब 2047, जो 2047 है, जो 100 साल पूरे हो रहे हैं, इस साल से इस साल का डिफरेंस देखा जाए तो 25 साल के जा रहा है समथिंग। तो ये अमृतकाल का पहला बजट है। अब बात करें कि निर्मला सीतारमण जी ने पेश कितनी बार कर चुकी हैं अभी तक, तो निर्मला सीतारमण जी अभी तक बजट को 5 बार पेश कर चुकी हैं। बजट के कुछ इतिहास की बात कर लें, जो बजट के जो पहले क्या था, उसको किसने पेश किया है, अभी तक कितने लोगों ने पेश किया, कितनी बार किया। तो कुछ इतिहास की अगर बात करें, ब्रिटिश भारत में 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। यहाँ पे अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो 1947 में षटमुखम शेट्टी जी ने पेश किया था, ठीक है। अब यहाँ बात करें कि अगर गणतंत्र भारत में, तो गणतंत्र भारत में 1950 में जॉन मथाई जी ने पेश किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ये देखिए, स्वतंत्र भारत में 1947 में षटमुखम शेट्टी जी ने, गणतंत्र भारत में 1950 में जॉन मथाई जी ने, ठीक है। सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई 10 बार बजट को पेश कर चुके हैं अभी तक। पहली महिला जिसने बजट को पेश किया वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हैं, ठीक है। यहाँ पे पहली पूर्णकालिक एवं सर्वाधिक बार देखा जाए तो निर्मला सीतारमण जी रही हैं। अब यहाँ पे है कि पहली महिला इंदिरा गांधी रही हैं, लेकिन ये पीएम भी थी उस टाइम, ठीक है। पहली पूर्णकालिक एवं सर्वाधिक निर्मला सीतारमण जी है। बजट की कुछ जो की पॉइंट है उनकी बात करें, जो हमारी वित्त मंत्री जी ने संसद में भाषण देते टाइम बोला था, हमारी आजादी के पहले 75 साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता सितारा माना है। ये पॉइंट देख रहे हो, बहुत नोट करने वाला है, पेपर में सीधा पूछा जा सकता है। चमकता सितारा माना है। चालू वर्ष हमारा आर्थिक विकास दर 7% होने का अनुमान है। अगर आज की बात करें कि इस साल का जो बजट है 7% अनुमान लगाया गया है आर्थिक विकास दर का, ठीक है। दूसरी बात बोली है, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 1 वर्ष के लिए सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना 1 जनवरी 2023 से लागू हो चुकी है। ये 31 दिसंबर 2022 को योजना समाप्त हो गई थी, लेकिन फिर से इस बार जनवरी में इस योजना को फिर से रिव्यू कर दिया गया है। 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया इस योजना को, ठीक है। सभी परिवारों को 1 साल के लिए और जो खाद्यान्न है वो फ्री मिलेगा। कोविड-19 के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए 28 माह तक मुफ्त खाद्यान्न दिया गया है अभी तक, ठीक है। ये हमारे वित्त मंत्री जी ने भाषण के दौरान बोला है। अगर अभी देखा जाए कि 2014 से वर्तमान की स्थिति क्या रही है, तो प्रति व्यक्ति जो आय है वो 1.97 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो पहले ये 10वीं अर्थव्यवस्था में आते थे, लेकिन आज हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था में पहुंच चुकी है। अभी हमारी अर्थव्यवस्था 6वीं थी। हम किसको पीछे छोड़ के आए हैं?
ब्रिटेन को पीछे छोड़ के आए हैं अभी हम। ठीक है, कुछ यहाँ पे योजनाएं हैं जो योजनाओं के बारे में बताते हैं, जो खासतौर से एग्जाम में पूछी जा रही हैं। सीधे सीधे तौर पे डेट पूछ लेते हैं। तो पीएम जनधन योजना, पीएम जनधन योजना कब लागू की गई? तो 20 अगस्त 2014 को लागू की गई थी। दूसरी योजना जो है स्वच्छ भारत मिशन योजना, ये 2 अक्टूबर 2014 को चालू की गई थी। ये योजना ऐसी हैं जो एग्जाम में सीधा सीधा पूछ ली जा रही हैं। उज्ज्वला योजना, जो उज्ज्वला योजना है वो 1 मई 2016 को बलिया से चालू हुई थी। बलिया कहाँ है? बलिया यूपी में है। और उज्ज्वला योजना किसके लिए है? एलपीजी के लिए है, सिलेंडर के लिए। ठीक है, अमृत काल के विजन को हासिल करने के लिए 3 योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। जो हमारी वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने कहा है कि अमृत काल का जो विजन है इस साल का, उन 3 चीजों पर हम विशेष ध्यान देंगे। कौन से? युवा शक्ति पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि करेंगी, सुदृढ़ और स्थिर वृहत आर्थिक वातावरण को बनाए रखेंगी। ठीक है, ये हमारी वित्त मंत्री जी ने बोला है। एक खास बात यह है कि भारत @100 की यात्रा में 4 रूपांतरीकारी मौके, अभी बोला था ना 1947 से लेके 2047 तक, ये 100 साल पूरे हो रहे हैं भारत के। 100 साल पूरे हो रहे हैं तो कुछ खास होगा। अब खास क्या है? अब देखिए, खास बोला है इन्होंने 4 मौके ऐसे हैं जो रूपांतरकारी मौके परिवर्तन होंगे। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास इसको बोला जाएगा। ठीक है, पारंपरिक शिल्पकार होंगे। अब क्या है जो विश्वकर्मा कौशल है, विश्वकर्मा जी ही शिल्पकार है, प्राचीन काल में भी थे, आपने सुना ही होगा, है ना। अब शिल्पकार के लिए क्या योजनाएं हैं? वित्त का समर्थन किया जाएगा, कौशल विकास इनका किया जाएगा, इनके लिए बाजार सुदृढ़ किया जाएगा और डिजिटल इनको साक्षरता दी जाएगी। ठीक है, तीसरा क्षेत्र क्या है? तीसरा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक, हरित विकास किया जाएगा। अब तो हरित विकास तो होना ही होना है क्योंकि प्रदूषण इतना हो रहा है ना। तो हरित विकास में क्या है? हरित खेती की जाएगी, हरित ऊर्जा, हरित भवन, ये तीनों चीजें हरित विकास को बढ़ावा देंगी। बजट की जो प्राथमिकताएं हैं, बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं। बजट की 7 प्राथमिकताएं कौन सी हैं? अमृत काल का ये बजट है, आपको ये पता ही है। अमृत काल के बजट में आप 7 प्राथमिकताएं देखो। समावेशी विकास पहली प्राथमिकता, सबका साथ सबका विकास, नारा बहुत प्रसिद्ध नारा है, सबका साथ सबका विकास। अपना विकास करो और सबका विकास करो। दूसरी, अवसंरचना निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, युवा शक्ति, युवाओं को बढ़ावा देना, अंतिम छोर तक पहुंचना, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। अगर आप खड़े हैं जम्मू कश्मीर में, आपको अरुणाचल प्रदेश, तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, सड़क, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। वित्तीय क्षेत्र को बढ़ावा देना, क्षमता उभारना और हरित विकास। देखो, हरित विकास यहां भी है और हरित विकास यहां भी है। ठीक है, हरित खेती, हरित ऊर्जा, हरित भवन, है ना। तो हरित विकास, ये प्राथमिकताएं हैं भारत की 7। प्राथमिकता की बात अगर कर लेते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या है? समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास। अब जो समावेशी विकास में है कुछ पॉइंट वो देखो, तो एग्जाम में सीधे सीधे पूछने वाले हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो तो सीधा पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे? कृषि एवं सहकारिता, इसके अंतर रखा गया कृषि वर्धक नीति। अब कृषि वर्धक नीति कैसे होगी? युवा उद्यमी के लिए होगी, ग्रामीण क्षेत्र के लिए होगी, एग्री स्टार्टअप करेंगे। अब जब स्टार्टअप होगा एग्री क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में होगा तो इनके लिए फंड भी होगी। तो इसके लिए फंड कौन सा खोला गया है? एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड। ठीक है, ये फंड की स्थापना की जाएगी। दूसरी क्या है? आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, इसमें 2200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसके लिए? हॉर्टिकल्चर के लिए। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर में सब्जी और फल फूल की खेती की जाएगी। ठीक है, तीसरी योजना है मिलेट। ये शब्द ना बहुत इंपोर्टेंट है, मिलेट, मिलेट शब्द बहुत इंपोर्टेंट है। ये मिलेट शब्द ये सीधे सीधे पूछा जाएगा पेपर में। मिलेट, मिलेट के लिए वैश्विक कैन, अब मतलब श्री अन्न बोला जाएगा। अब श्री अन्न कैसे? श्री अन्न क्या है? मिलेट में पोषण, खाद्य सुरक्षा, किसानों का कल्याण की बात की गई। अब इसमें है क्या? इसमें सबसे बड़ा उत्पादक है भारत और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान
हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया जाएगा। अब क्या है, ज्वार, रागी, बाजरा, कुटकी, सामा बोलते थे, नहीं, अब बोलेंगे श्री अन्न ज्वार, श्री अन्न रागी, श्री अन्न बाजरा, श्री अन्न कुटकी, श्री अन्न सा, बोलना पड़ेगा भैया, बोलना पड़ेगा। वित्त मंत्री जी ने बोला है ऐसे ही भाषण में, सुन लेना आप, ठीक है। चौथी जो योजना है, 20 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण, 20 लाख रुपए तक का, ये 20 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण उपलब्ध कराएंगे। कहां पे? फसल में, पशुधन में, डेयरी में और मत्स्य पालन में। ठीक है, ये हो गई है किसकी योजना? कृषि एवं सहकारिता के लिए। दूसरी इन्होंने इसी में क्या बात की है? स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास, शिक्षा के बारे में और कौशल विकास के बारे में। अब क्या है? सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 इसका टारगेट रखा गया है, आजादी के 100 वर्ष टारगेट। जनजातीय क्षेत्रों में होता है ये। अब है क्या सिकल सेल एनीमिया? ये जनजातीय क्षेत्रों में होता है, जो आरबीसी हाशिया आकार का है, आरबीसी की कमी हो जाती है इसमें, ठीक है। तो इसको खत्म करने का लक्ष्य 2047 रखा गया है। फिर है जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की स्थापना की जाएगी, मतलब अध्यापक और अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाए, इस अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। नवाचार सिखाया जाएगा और तकनीकी ज्ञान दिया जाएगा उनको और अच्छे से। बच्चों एवं किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय खोला जाएगा। अब देखो, फ्री है, बच्चे पढ़े, किशोर पढ़े, और राष्ट्रीय पुस्तकालय है, नेशनल, हर भाषा में होगा, सभी भारत की सभी भाषाओं में उपलब्ध होगा, ये डिजिटल पुस्तकालय है, ठीक है। दूसरी प्राथमिकता, अंतिम छोर एवं व्यक्ति तक पहुंचना, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। जैसे गुजरात में खड़े हैं, अरुणाचल प्रदेश तक होनी चाहिए कनेक्टिविटी, त्रिपुरा तक होनी चाहिए, मेघालय है ना, नागालैंड, मतलब कहीं भी, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरे में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आवाज भाई, पहली प्राथमिकता इसमें क्या दी गई है? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 500 ब्लॉक, जो आकांक्षी ब्लॉक होंगे उन्हें 500 ब्लॉक को चयनित किया गया है। कैसे? इसके पहले कौन सी योजना चालू की गई थी? इसमें आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जिसमें 112 जिले घोषित किए गए थे। आप लोग याद कर लो, आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी चला गया था 112 जिलों में, ठीक है। इसमें क्या टारगेट रखा जाता है? स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यही सारी योजनाएं ब्लॉकों में देखी जाएंगी, ब्लॉकों में नियंत्रण किया जाएगा, ब्लॉकों में नियंत्रित किया जाएगा, ठीक है। दूसरी योजना क्या है? प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाएगी। पीवीटीजी बताओ, क्या बताएंगे आप? सुनो, पीवीटीजी क्या है? विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह हैं, यूं कहें कि आदिम जनजाति हैं ये, ठीक है। ये जनजाति समूह के लिए, पीबीटीजी क्या है? जनजाति समूह के लिए, जो बहुत संवेदनशील क्षेत्रों में रहते हैं। ये ऐसे समझ लो कि ये आदिम जनजाति हैं, वन संपदा पे निर्भर है, ठीक है। इनकी बात करें कि भारत में इनकी संख्या कितनी है? भारत में इनकी संख्या 75 है, 75। सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? कौन से स्टेट में? तो सर्वाधिक संख्या उड़ीसा स्टेट में है, उड़ीसा राज्य में है। इनको अगर बात की जाए कि किसने नॉमिनेट किया था, तो देवर आयोग ने इनको अलग से नॉमिनेट किया था 1973 में, ठीक है। तीसरी योजना है ऊपरी मृदा योजना। नाम से तो लग रहा है कि मिट्टी की योजना है ना, मिट्टी की योजना है, लेकिन अब एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा ऊपरी मृदा योजना क्या है? मिट्टी पे टिक लगा के आ जाओगे, लेकिन गलत हो जाएगा। कर्नाटक के सूखे प्रभावित क्षेत्रों के लिए 5300 करोड़ की सहायता दी जाएगी। कर्नाटक में जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है उसके लिए 5300 करोड़ की सहायता दी जाएगी। उसके लिए योजना रखी गई ऊपरी मृदा योजना, मृदा को उपजाऊ बनाना, सूखे से हटा के इसको उपजाऊ करना, ठीक है। चौथी योजना है भारत साझा पुरालेख निधान। ऐसे लग रहा है जैसे पुरालेख प्राचीन है, प्राचीन तो है, सुनिए क्या है, इसको भारत श्री बोला गया है। क्या बोला गया है? भारत, बहुत इंपोर्टेंट है भारत श्री। अच्छा, वित्त मंत्री जी ने इसमें भाषण दिया था, भारत श्री क्या है, ठीक है। इसमें क्या रखा गया है? 1 लाख जो प्राचीन पुरालेख हैं उनका डिजिटलीकरण करना। अब जैसे मिट रहे हैं, है ना, विघटन हो रहा है उनका, तो उनको डिजिटलीकरण करना, उनको डिजिटल बना देंगे हम, जो 1 लाख भारत में प्राचीन पुरालेख है, ठीक है। उसके लिए कौन सी योजना है? भारत श्री योजना। याद रखना, भारत श्री, एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। ऊपरी मृदा योजना, भारत श्री योजना, तो आप लोग नाम से तो लग रहा है मिट्टी है, लेकिन मिट्टी तो है, लेकिन क्या है? यहाँ सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए है, मतलब सूखे को हटाना है। यहाँ भारत श्री क्या है? प्राचीन पुरालेखों के लिए डिजिटलीकरण करना है। तीसरी प्राथमिकता क्या है? तीसरी प्राथमिकता है अवसंरचना एवं निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करना है। पहली इसमें क्या बात रखी गई है? पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष
33% की तीव्र वृद्धि करके 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है। ठीक है, जो जीडीपी का, जो भारत की जीडीपी है उसका 3.3% होगा। जो जीडीपी है उसका 3.3% होगा। प्रभावी पूंजीगत व्यय 1307 लाख करोड़ होगा, जो जीडीपी का 4.5% होगा। कितना होगा जीडीपी का? 4.5% होगा। ठीक है, तीसरी बात, रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब रेलवे विभाग के लिए क्या किया गया है? 2.40 लाख करोड़ का प्रावधान। ठीक है, शहरी अवसंरचना विकास निधि, शहरों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा उसके लिए विकास निधि फंड की स्थापना की है। अब जो फंड की स्थापना की गई है उसको कोई प्रबंधन करेगा, कौन करेगा? तो राष्ट्रीय आवास बैंक प्रबंधन इसका करेगा। अब सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, शहरी अवसंरचना विकास निधि का फंड का प्रबंधन कौन करेगा? ऑप्शन जाएगा एसबीआई, आईसीआईसीआई या आईडीएफसीआई, कोई भी। तो आप देख लेना, राष्ट्रीय आवास बैंक होना चाहिए उसमें ऑप्शन। राष्ट्रीय आवास बैंक है तो आप लगा के टिकाना, सही होगा। चौथी प्राथमिकता की बात करें, सक्षमता को सामने लाना। इसमें क्या बात की गई है? आई गॉट कर्मयोगी। अरे मस्त मस्त योजनाएं यार, मस्त मस्त। देखो आप, आई गॉट कर्मयोगी। अब कर्मयोगी क्या है? पहले एक योजना चली थी, आपको याद हो, मिशन कर्मयोगी, लिखा भी है आपको, अब याद आई होगी। मिशन कर्मयोगी योजना चली थी, अब किसके लिए थी? प्रशासन के लिए थी, पारदर्शिता के लिए थी, जवाबदेही के लिए। उसी तरह आई गॉट कर्मयोगी है, ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा सिविल सेवकों को। किसको? सिविल सेवकों को। याद रखना, आई गॉट कर्मयोगी सिविल सेवकों के लिए है। सिविल सेवक को यहाँ पे अच्छा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्षमता निर्माण में वृद्धि हो उनकी, योजना क्रियान्वयन बेहतर। ठीक है, तो आई गॉट कर्मयोगी नाम से आप लोग चिंतित हो जाओगे, ऐसी ऐसी योजनाओं में नाम रखे गए हैं, है ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कर्षणता केंद्र की स्थापना की जाएगी। एआई के लिए 3 उत्कर्षता केंद्र खोले जाएंगे। स्थायी खाता संख्या पैन को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ये क्या है? जो पैन कार्ड होता है ना, जो पैन कार्ड को जो सामान्य पहचान करता है, सामान्य बिजनेस पहचानकर्ता के लिए अब इसको यही इनका पहचान करता हो जाएगा नंबर। मतलब कि ये है जो जनरल बिजनेस करते हैं, नॉर्मल जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको जो पहचान कार्ड है, उनका जो पहचान संख्या है, वही उनकी सामान्य पहचान संख्या हो जाएगी अब। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखें। कारगर न्याय प्रशासन के लिए 7,000 करोड़ के व्यय से ई न्यायालय परियोजना का तीसरा चरण शुरू की जाएगा। ठीक है, 7,000 करोड़ के लागत से ई न्यायालय शुरुआत की जाएगी। इसकी कौन सी चरण चालू हो गया है? तीसरा चरण इसका शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है, इसमें कौन सी बात की गई है? 5G सेवा। ये तो बहुत फेमस है ना। 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं का निर्माण करेगा भारत, है ना। पांचवी प्राथमिकता की अगर बात करें तो हरित विकास, ये बहुत फेमस प्राथमिकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित विकास में क्या है? मिशन लाइफ की बात की गई है। ठीक है, पंचामृत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पंचामृत। पंचामृत क्या है? पंचामृत के बाद COP26 में प्रधानमंत्री जी ने जलवायु परिवर्तन लड़ने के लिए की थी। ठीक है, पहली। दूसरी बात क्या है? COP26 जो हुआ था वो ग्लासगो में हुआ था। लोग ध्यान से इसको देख रहे हैं। COP26 ग्लासगो में हुआ, COP27 मिस्र में। ठीक है, 2017 निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन, नेट जीरो कार्बन की प्राथमिकता है हमारी। ये इसी से रिलेटेड है पंचामृत, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए। ठीक है, अब पंचामृत ये तो अभी अभी आई है स्कीम में, केंद्र सरकार की है, लेकिन यूपी में किसके लिए फेमस है पंचामृत? गन्ना उत्पादन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में सीधा पूछ लिया जाएगा क्योंकि डबल डबल हो गई है। पंचामृत हाल में किसके लिए है? जलवायु परिवर्तन के लिए। ठीक है, यूपी में किसके लिए है? गन्ना उत्पादन के लिए। इसके लिए है गन्ना उत्पादन के, याद रखना इसको। तीसरी योजना है हरित हाइड्रोजन मिशन। हाइड्रोजन मिशन 19,700 करोड़ रुपए के इसमें व्यय की बात की गई है। टारगेट क्या रखा गया है इसमें टारगेट रखा गया है कि 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन वार्षिक उत्पादन करना हमारा लक्ष्य। ठीक है,
चौथी बात इसमें की गई है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र की स्थापना की जाएगी। मतलब जो प्राकृतिक खेती है, नेचुरल जो एग्रीकल्चर है, उसको बढ़ाने के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स की स्थापना की गई है। ठीक। 5वीं इसमें योजना है पीएम प्रणाम। ऐसी ऐसी योजनाएं है ना, दिमाग हिला देगी सच में। पीएम प्रणाम, प्रणाम करना है किसको? माता पिता को? नहीं, उनको तो करना ही करना है। देखो, पृथ्वी माता के पुनरुद्धार के, इसके लिए प्रति सजगता, पोषण और सुधार करना है। ठीक है। क्या है? रासायनिक उर्वरक का सीमित उपयोग, भूमि प्रदूषण रोकना। यह है कि पृथ्वी से प्रदूषण को समाप्त करना, इसकी योजना के लिए पीएम प्रणाम योजना चालू की गई है। गोवर्धन स्कीम, देखो ऐसा लग रहा है ऐसे गोबर की बात की जा रही है, लेकिन सुनना, गोवर्धन स्कीम, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सिस धन। ठीक है। इसमें क्या है? 500 अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापना करना, वेस्ट टू वेल्थ की बात की गई है यहाँ पे। इसमें गोबर से संयंत्र की स्थापना की गई है, जो गोबर अपशिष्ट होगा उससे संयंत्र की स्थापना की जाएगी। कितने? 500। ठीक है। योजना ऐसी ऐसी हैं, आप देख लो भाई साहब, सच में पेपर में सीधी सीधी पूछी जाएंगी। पीएम प्रणाम, गोवर्धन योजना, है ना, मिष्टी, ये देखो मिष्टी, और भी इंपोर्टेंट योजना है। तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैग्रोव पहल चालू की जा रही है। कैसे? मैग्रोव लवड़ी भूमि के विकास के लिए मिष्टी योजना, जो मैग्रोव होते हैं वो नष्ट हो रहे हैं, उनको हम बचाएंगे, उनका हम संरक्षण करेंगे, उसके लिए कौन सी योजना की जा रही है चालू? मिष्टी योजना। कौन सी? मिष्टी, याद रखो, मिष्टी योजना। ठीक है। तटीय पर्यावास के लिए, मैग्रोव के लिए, खासतौर से मैग्रोव के लिए। अमृत धरोहर, देखो अमृत धरोहर, ऐसे लग रहा है जैसे किसी चीज की विश्व धरोहर की बात कर रहे हैं, लेकिन अमृत धरोहर, अमृत धरोहर में क्या है? आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए 3 वर्ष के लिए योजना चालू की गई है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। इसमें क्या किया जाएगा? जो आर्द्र भूमियां हैं उनको हम संरक्षण करेंगे, यानी कि संरक्षण की इसमें बात की गई। क्या नाम है? अमृत धरोहर। अब भारत में अगर बात करें कि साइट्स कितनी है रामसर, तो 75 रामसर साइट्स हैं, जिन सर्वाधिक तमिलनाडु में है। ठीक है। प्राथमिकता 6, युवा शक्ति। प्राथमिकताएं 7 हैं टोटल, 5 की बात हम कर चुके हैं, 6वीं ये है। ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 स्टार्ट हो गया है। में क्या बात की गई है? 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। क्या खोले जाएंगे? 30 स्किल इंडिया सेंटर की स्थापना की जाएगी। में क्या सिखाया जाएगा? किसमें प्राथमिकता है? इसमें देखो, एआई, रोबोट, 3D और ड्रोन, इसमें इनको प्राथमिकता दी गई है। देखो अपना देश, कैसी कैसी योजनाएं, देखो अपना देश। हम तो अपना देश देख ही रहे हैं। अब ये कहां से, योजना कहां से निकली है? योजना ऐसे निकली है, कुछ लोगों ने कहा मुझे विदेश घूमने जाना है, हमारी सरकार ने कहा विदेश में जाके क्या करोगे, अपना देश घूमो। इसलिए देखो अपना देश, देखो अपना देश। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, यार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, सीमावर्ती गांव के विकास के लिए अवसंरचना विकास। क्या है? सीमावर्ती, जो बाउंड्री लगी है दूसरे देशों से, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब बाउंड्री लगी हैं, जो इनके सीमावर्ती गांव है ना, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मजबूत करना। ठीक है। इसके विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। यूनिटी मॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। एक जिला एक उत्पाद, जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है, जिस जिले का, एक मॉल टाइप का बनाया जाएगा। ठीक है। उस मॉल में जितने भी जिले के उत्पाद हैं उनको सबको रखा जाएगा, जो जीआई टैग दिए गए हैं उनको बीचा वहां पे जाएगा। तो क्या है? यूनिटी मॉल, एक जिला एक उत्पाद प्लस जीआई टैग उत्पाद के। प्राथमिकता 7, लास्ट प्राथमिकता, ये वित्तीय क्षेत्र की बात की गई है। वित्तीय क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो क्या है बात? राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर इसमें बनाया जाएगा। क्या है? ऋण का कुशल प्रवाह बना रहे, वित्तीय स्थिरता की बात की गई है। महिला सम्मान बचत पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला सम्मान बचत पत्र, इस पे हमारी वित्त मंत्री जी ने कम से कम जो 5 से 10 मिनट भाषण दिया था, है ना। आप लोग को लग रहा होगा क्या है, कुछ नहीं है, छोटा छोटा है, जल्दी जल्दी बता दिया है ना। लेकिन जब हमारे वित्त मंत्री जी भाषण दे रहे थे ना, तो कम से कम 90 मिनट से ऊपर चला था, 90 मिनट से ऊपर। हमने आपको इसमें से की पॉइंट निकाल निकाल के जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही मैंने वहां बताया।
60 से 70 पन्नों का है, पढ़ने में दिमाग खराब हो जाता है ना। 6 से 7 दिन लग गए मुझे इसका पूरा डेटा बनाने में। आज तारीख 12-13 है, तो समझ सकते हैं आप लोग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग आराम से देखो। पहली बार में अगर याद ना हो, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो जरूर। योजनाएं ऐसी हैं जो पेपर में सीधी सीधी पूछी जानी है, वहां पे आ जाएंगी, फिर दिमाग काम नहीं करेगा। ऊपरी मृदा योजना, मृदा से लग रही है पर सूखा रोधी वाली है ये, है ना, सूखे को हटाना है उसमें। पीएम परिणाम, ऐसे लग रहा है परिणाम गिनना है किसी को, है ना। तो ऐसी ऐसी योजना है, देखो उसको। तो इसमें हम बात कर रहे थे महिला सम्मान बचत पत्र की बात की गई है। ये महिला सम्मान बचत पत्र 2 वर्ष के लिए है, ठीक है। इसकी जो कितने साल के लिए है, तो 2025 तक के लिए इसमें रखी गई है। इसमें जो ब्याज दर है 7.5% की ब्याज दर से इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें जो जमा समधि की जमा सुविधा है वो 2 लाख तक इसमें जमा सुविधा उपलब्ध है। तीसरी योजना है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। ये पहले भी चालू थी बट इसको थोड़ा संशोधन किया गया है। क्या है देखो, इसमें पहले मैक्सिमम लिमिट 15 लाख थी, जो मैक्सिमम लिमिट है वो 15 लाख थी, बट अभी इसमें 30 लाख कर दी गई है। इस योजना बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है, 30 लाख कर दी गई, ठीक है। वरिष्ठ नागरिक बचत पत्र, महिला सम्मान बचत पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार भी लगा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछी जाएगी सीधा सीधा, है ना। थोड़ी से बजट के बाद बात कर लेते हैं, राजकोषीय प्रबंधन क्या है। बजट की सारी सातों प्राथमिकताएं थी, हमने आपको बता दी हैं, आप लोग पुनः एक बार देख लो, ठीक है। राजकोषीय प्रबंधन, राजकोषीय प्रबंधन में क्या है, राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुफ्त ऋण दिया जाएगा। जो 50 वर्ष के लिए राज्यों को ऋण दिया जाएगा वो ब्याज मुक्त होगा, ठीक है। राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.5% होगा। 0.5% विद्युत क्षेत्र के सुधारों के लिए होगा, ठीक है। राजकोषीय घाटा की अगर बात करें तो हमारा राजकोषीय घाटा क्या है, 2022 और 23 में 6.4%, ठीक है। 23-24 में अनुमान है 5.9% रहने का। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारी वित्त मंत्री जी ने बोला है संसद में। 2023-24 में 5.9% रहने का अनुमान है। 24-25 की बात करें तो 4.6 का टारगेट हम लोगों ने रखा है। अब देखते हैं हो पाता है या नहीं हो पाता, ये तो भविष्य बताएगा, आने वाला समय बताएगा, ठीक है। तो 24-25 में 4.6 का है और 23-24 इस साल 5.9% का हमने अनुमान रखा है, ठीक है। बात करें कि व्यक्तिगत आयकर इनकम टैक्स में छूट कितनी मिली है इस बार, इस पे मजा तो इसी में आया है पूरी संसद में। मैंने भाषण सुना था, मतलब संसद में जब हमारी वित्त मंत्री जी कह रही थी ना, तो उसमें कोई इंटरेस्ट कोई नहीं ले रहा था। जब इनकम टैक्स की बात आई ना, तालियां बजने लगी। अब तालियां क्यों बजी, अब सुनो। रिवेट की छूट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है, हाँ 7 लाख। अब जो इनकम टैक्स पे छूट होगी वो 7 लाख तक छूट है आपको, ठीक है। पहले 6 स्लैब में थे, अब ये 5 स्लैब में आ चुके हैं। 6 स्लैब में थे जिसमें 2.5 लाख तक 0% था, अब क्या हो गया है 5 स्लैब में आ गए। वर्तमान की स्थिति इनकी 5 स्लैब है। 0 से 3 लाख 0%, इतनी बढ़िया बात है। पहले 2.5 लाख थी, अब 3 लाख हो गई है लिमिट। 3 से 6 लाख में 5%, 6 से 9 लाख में 10%, 9 से 12 लाख में 15%, 12 से 15 लाख में 20% और 15 से ज्यादा जाएगा तो 30%, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, 6 से 5 स्लैब में पहुंच चुका है, 5 लाख से 7 लाख लिमिट हो गई, ठीक है। बात करें रुपए कहां से आता है, रुपए कहां जाता है, ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है ना। कि जैसे हमारी पॉकेट में रुपए आता है, अगर नहीं कमा रहे हैं तो घर से आते हैं, वो कमा रहे हैं तो जॉब से आता है, व्यवसाय से आता है ना। तो अब सरकार के पास भी रुपए कहां से आता है और कहां जाता है, मतलब कहां खर्च होता है। बात करें रुपए कहां से आता है, उधार से आता है, जीएसटी से आता है, निगम कर कंपनी टैक्स से आता है 15%, आयकर से आता है, इनकम टैक्स से 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7% आता है, बाकी अन्य से आता है। अब रुपए कहां जाता है, ब्याज अदायगी में 20% जाता है। जब भाई सबसे ज्यादा उधार ले रहे हो 34%, तो उसका ब्याज भी तो देना पड़ेगा। तो कितना जाता है 20%। अब सोचो 34% उधार ले रहे हैं, 20% जाता है, समझ रहे हो। तो कहना हमें कुछ नहीं है, लेकिन आप समझदार हो, पढ़ रहे हो तो समझदार हो ना, तो समझ लो 34% आ रहा है, उधार ले रहे हैं 34% और हम 20% उस पर ब्याज दे रहे हैं। कर व शुल्क में राज्यों का हिस्सा 18% यहां इनको जाता है।
राज्य को भी देना पड़ता है ना। वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9% है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में जो केंद्र सरकार जो योजनाएं अपनी चालू करती है, जैसे मान लो खाद्यान्न वाली है ना, और ये किसानों के लिए है सम्मान निधि पत्र वाली योजना, 2,000 रुपए पहुंचाए जाते हैं, 6,000 रुपए साल के। तो ऐसी योजनाएं जो केंद्र द्वारा है प्रायोजित, वो राज्यों में उनका कोई वो नहीं रहता है, मतलब उसमें हिस्सा, तो जो डायरेक्ट केंद्र से ही जाती हैं तो उनका इसमें 9% है। ठीक, रक्षा क्षेत्र में 8% है। कितनी इंपोर्टेंट बात है, देखो रक्षा क्षेत्र में 8% है, सब्सिडी में 7%, बाकी अन्य में। एक बार यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं, रुपए कहाँ से आता है, उधार लेते हैं हम लोग, जो जीएसटी लगती है उससे 17%, निगम कर से 15%, जो कंपनियां होती हैं वो टैक्स 15% देती हैं, आयकर से भी 15%। अब इसमें छूट हो गई कितना, 5 लाख से 7 लाख, ठीक, 5 से 7 लाख छूट हो गई इसमें। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%, बाकी अन्य से। रुपए कहाँ जाता है, तो जो उधार लिया है उसका 20% अपन ब्याज चुकाते हैं। कर व शुल्क राज्यों का हिस्सा 18% है। वित्त आयोग और अनंतरण में 9% होता है। जो केंद्र की योजनाएं रहती हैं उनमें 9%, रक्षा क्षेत्र में 8%, सब्सिडी में 7%, अन्य। बजट हमारा पूरा हो गया है और हमने आप लोगों को पूरा इंपोर्टेंट सारे जितने पॉइंट थे सारे बताए हैं, है ना। सारी प्राथमिकताएं हमने आप लोगों को बता दी, आप लोग उनको अच्छे से देख लो, समझ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी ऐसी योजनाएं, नाम से लगता है कुछ और होगा, लेकिन इस योजनाओं में बहुत कुछ है, अंदर कुछ और ही है ना। गोवर्धन स्कीम, पीएम प्रणाम, मिष्टी, मिष्टी बताओ लेगू, मैग्रोव के लिए मिष्टी, है ना, लेकिन नाम मिष्टी, है ना। पीएम प्रणाम ये पृथ्वी को पर्यावरण से मुक्त कराने वाली स्कीम है। तो आप लोग देख लो, इसको पढ़ो आराम से और योजनाओं पे अच्छे से गौर करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होती है। वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन पे बटन दबा लो, नोटिफिकेशन मिले आपको। ओके, थैंक यू।